यहां पर हम देखते हैं रेफरेंस ग्रुप, इसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ समूह। संदर्भ क्या हुआ? किसी चीज का अनुकरण करना। आप कोई भी समूह को देखिए, तो कोई भी समूह दूसरे को हमेशा आदर्श की तरह देखते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं। या आप यदि युवा के रूप में हैं, किशोरावस्था में भी हैं, जैसे भी हैं, तो आप किसी फिल्म के नायक की तरह होना चाहते हैं या राजनीतिक की तरह बनना चाहते हैं या आप क्रिकेटर की तरह ही बनना चाहते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई यदि आपका वो आदर्श है तो वो आपका संदर्भ हुआ। यही चीज समूह के सामने होती है कि समूह दूसरे समूह को आदर्श मानता है और उसे अपनाता है, उसका अनुकरण करता है, उसका जो मूल्य है, विश्वास है, मनोवृत्ति है, परंपरा है, उसके अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। यही हुआ संदर्भ समूह। यह भी है कि हम उस संदर्भ समूह के सदस्य नहीं होते हैं, उससे संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन उससे अपने आप को अभी निर्धारित करने का कोशिश करते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि उसकी संस्कृति हो, जीवन शैली हो, उसी के अनुकूल हम लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा उससे संबंधित रखते हैं। यह संदर्भ समूह की अवधारणा आई कैसे, इनके द्वारा लाई गई, तो हम कह सकते हैं कि इसके अवधारणा सबसे पहले 1942 में हर्बर्ट हाइमैन ने विकसित किया था। यह अवधारणा थी कि कोई उसका सदस्य नहीं होता उस संदर्भ समूह का, लेकिन उसको उसके बावजूद उसको अपनाता है। यहां पर आप यह भी समझ सकते हैं कि संदर्भ समूह का कोई व्यक्ति सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और समूह की तरह ही संदर्भ व्यक्ति भी होता है। जैसे कि आपको बताया कि आप किसी हीरो की तरफ बनना चाहते हैं, तो वह संदर्भ व्यक्ति हो गया आपका, वहां से संदर्भ लेते हैं आप, रेफरेंस। जैसे कि कोई सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट बनना चाहता है, अमिताभ बच्चन की तरह, शाहरुख खान की तरह, या कोई हीरोइन है उसके तरह खुद को बनना चाहती है, तो वो आपका संदर्भ है। महात्मा गांधी की तरह है, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, शेक्सपियर हुए, प्रेमचंद हुए, तो लोग उस तरह बनना चाहता है, तो वो संदर्भ व्यक्ति होते हैं। इस पुस्तक में भी दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन का, तो अंग्रेजों का गुलाम था, इसके बावजूद उस समय कुछ मध्य वर्गीय जो भारतीय थे, जो कुछ धनी थे, संपन्न थे, वे अंग्रेज की तरह ही व्यवहार करना चाहते थे। खुद को उसको लगता था कि हम भी अंग्रेज की तरह ही व्यवहार करें, वैसा ही वे प्रयत्न करते थे। और इस प्रकार वे समूह अंग्रेज उस व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह हो जाता था। लेकिन यह अलग बात है कि वहां पर कुछ लिंग भेद, जैसे कि आज जेंडर कहते हैं हम लोग, कि सामाजिक रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव वाली बात लोग सोचते थे। मापदंड अलग अलग पुरुष और स्त्रियों के लिए ये लोग तय कर लिए थे। कैसे? तो यहां पर देखते हैं कि जो पुरुष थे वे अंग्रेज की तरह बनना चाहते थे। हमारी वेशभूषा जो है आराम से धोती कुर्ता की रही है, लेकिन वे लोग इंग्लिश बाबू की तरह पैंट शर्ट पहनना चाहते थे, वो उसी की तरह रहन सहन रखना चाहते थे, खुलापन चाहते थे। लेकिन अगर अपने घर की ही बात देखें तो उनकी जो महिलाएं थी, उनके घर की, समाज की, समूह की, तो उसको वो अंग्रेज महिला की तरह बनाना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे खुद तो अंग्रेज की तरह बिहेव करें, व्यवहार करें, लेकिन उसकी पत्नियां, उनकी पत्नी या उनके घर की कोई भी लड़की या कोई भी औरत, कोई महिला, तो वो भारतीय महिला की तरह ही रहे। तो यहां पर भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का रहन सहन ग्रहण करे, पर कुछ कर ले, लेकिन अंग्रेज की तरफ बने नहीं। तो हालांकि यह आप अभी भी सोच सकते हैं कि पुरुष
और महिलाओं की सोच में क्या फर्क है। अभी भी बहुत से लोग चाहते हैं कि वे अपने आप को सिमट कर रखें ऐसा। और इस संदर्भ में आप चिंतन कर सकते हैं कि क्या पुरुष और महिलाओं में आज भी भेदभाव पुरुष के स्तर पर किया जाता है। महिलाएं क्या सोचती है और पुरुष क्या उसे उतनी आजादी देना चाहता है या नहीं चाहता है। तो हर तरह के लोग हैं, ये एक अलग बात है। संवैधानिक आजादी है, ये भी अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत सोच, सामाजिक सोच में क्या वास्तविकता है, इस पर आप चिंतन मंथन कर सकते हैं।